कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले अर्थ पर अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ गई, जिसके कारण दुनिया में बहुत सारे बदलाव आने लगे। रिजल्ट के तौर पर कुछ लोगों में सुपर नेचुरल एबिलिटीज आ गई, जिस कारण उनको हीरोज की तरह सम्मान मिलने लगा। फिर हमें अपना एमसी दिखाया जाता है जिसका नाम सिंजी होता है, जो कह रहा होता है कि लिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद लिन कहती है कि तुम कितने जिद्दी हो, अभी तक हार नहीं मानी तुमने। फिर एक लड़का आता है जिसका नाम योतो होता है, जिससे लिन कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करते करते बोर होने लगी थी। योतो आने के बाद अपने एमसी से कहता है, अरे सिंजी, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मार डाला है और अगली बारी तुम्हारी है। फिर यूट्यूब पूछता है उससे, क्या मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा है। सिंजी कहता है कि तुम बहुत बेकार इंसान हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूट्यूब हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब सिंजी को नीचे फेंकते हुए कहता है कि मर जाओ अब। सिंजी नीचे गिरते हुए सोचता है कि ये सब मेरी गलती थी, मेरी पार्टी के मेंबर्स मेरी वजह से मारे गए हैं। सिंजी मन में सोचता है कि लिन, अगर मुझे फिर से जन्म लेने का मौका मिला, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मैं अपने हाथों से दफनाऊंगा। अचानक से सिस्टम आ जाता है जिसका नाम सुपर पावर मार्शल आर्ट सिस्टम होता है। और सिस्टम कहता है कि इस प्लेयर की जान खतरे में है, इस कारण टाइम को रिवर्स किया जा रहा है। फिर अचानक से सिंजी अपने घर में आ जाता है और कहता है कि मैं उनके हाथों मर नहीं गया था। अचानक से सिंजी के सामने सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में लिखा होता है कि प्लेयर की इंफॉर्मेशन लोड हो रही है, प्लेयर अपना एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर ले। सिंजी सिस्टम को देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के एक्सप्लोजन से 1 महीने पहले आ चुका हूँ। के बाद सिंजी हमसे कहता है कि इस दुनिया के लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही ठीक होने लगी है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाएगी तो इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि एनिमल्स और पौधों पर भी होगा, और पूरे नेचर में एक नया बैलेंस आ जाएगा। अगर कोई भी यूनिक स्पिरिचुअल फ्रूट्स खा ले तो उसको भी सुपर नेचुरल पावर्स मिल सकती हैं। जब वो दिन आएगा तो मौसम खराब हो जाएगा, आसमान में अलग अलग चीजें भी दिखने लगेंगी। फिर हमें सिंजी दिखाया जाता है। सिंजी सोच रहा होता है कि मेरे पास अपनी पावर रिकवर करने के लिए सिर्फ 1 महीना ही है। सिंजी सिस्टम का बटन दबाते हुए कहता है कि चलो अब देखते हैं सिस्टम के फंक्शन क्या है। सिस्टम में 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट डेवलपमेंट, एट्रीब्यूट स्किल एडिशंस, पॉइंट एक्सचेंज और डेली मिशन। सिंजी सिस्टम पर क्लिक करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं फायर वाला एट्रीब्यूट चूज करूंगा। फिर सिस्टम थोड़ी लोडिंग लेता है। फिर उसके बाद कहता है कि आपको पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल्स मिली है, इसलिए आपको ब्रह्मा फायर क्रिस्टल दिया जा रहा है। तम कहता है कि आपने पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल को अवेकन किया है, इसलिए आपके सिस्टम में 5 पॉइंट्स जोड़े जा रहे हैं। फिर सिंजी हमें बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में एक नीले रंग का क्रिस्टल और था, पर लेकिन उसने ही हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन ये बैगनी रंग का क्रिस्टल उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिंजी उस बैगनी रंग के क्रिस्टल को अपने हाथों से तोड़ देता है। इसके कारण सिंजी के आसपास आगों की लपटें आ जाती है। फिर सिंजी कहता है कि की बार मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। सिंजी इस सबको करने के बाद रुकता है, फिर देखता है कि उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा होता है। जब वह मोबाइल उठाने के लिए जाता है तो देखता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंक का कॉल आ रहा होता है। सिंजी मोबाइल को देखते हुए कहता है कि अरे, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। सिंजी कॉल को उठाने के बाद हेलो कहता है तो वहां से लिन कहती है कि हे सिंजी, मुझे एक बैग पसंद आया है जो 2 लाख येन का है, लेकिन मेरे पे 2 लाख येन है नहीं, क्या तुम 2 लाख येन मुझे दे सकते हो अभी। फिर हमारा सिंजी कहता है कि अगर तुम्हें वो बैग इतना ही पसंद है तो यूटू से कहो, लेकिन मुझे अब की बार कॉल मत करना। लेनी ये सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि अचानक उसको क्या हो गया और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसे बात करने की। योटो कहता है कि क्या हुआ, तुमने अपने पैसे देने वाली मशीन को नाराज तो नहीं कर दिया। फिर लेन कहती है कि मैं बस योटो को ही खुश करना चाहती हूँ, कौन उस जैसे को खुश करना चाहेगा। उसके बाद वो दोनों कार के अंदर ही अपनी प्यार भरी बातों को स्टार्ट कर देती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जी किसी के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगर मैं कुछ दिन पहले रिकार्नेट होता तो मैं उससे पूछ पाता कि वह किस हॉस्पिटल में थी। फिर हमें दिखाया जाता है सिंजी एक लड़की से बातें कर रहा होता है। वो लड़की सिंजी से कहती है कि उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बीमार हूँ, पर लेकिन मेरे डैडी ने मुझे ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से मेरे शरीर में आइस स्पिरिचुअल एनर्जी कोर खत्म हो गया। मैं सच में बहुत अनलकी हूँ, है ना? सिंजी हॉस्पिटल को देखते हुए कहता है कि मीका, मैं तुम्हें भी बचाऊंगा और तुम्हारी एनर्जी को भी वापस लेके आऊंगा। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मॉनिटर में दिखाया जाता है कि लड़की की धड़कनें नीचे गिरती जा रही हैं। इस लड़की को बचाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से पहला वाला कहता है कि डॉक्टर ली, आपको मेरी बेटी को बचाना ही होगा। फिर दूसरा वाला कहता है कि मैं उसकी नब्ज देखने के बाद ही बता सकता हूँ। फिर डॉक्टर ली उसकी नब्ज चेक करते हैं। फिर मिस्टर मत्सुमोटो से पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी हाल ही में कहीं गई थी? फिर मिस्टर मत्सुमोटो कहते हैं कि पिछले महीने उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की खुशी में हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए आइसलैंड गए थे। वहां से आने के बाद ही ये ऐसी हो गई है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि इसके अंदर यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस कारण हमें इसको यंग एनर्जी से दूर रखना पड़ेगा। डॉक्टर ली कहते हैं कि मैं इसके लिए मेडिसिन लिख देता हूँ, बस आप इसको समय से मेडिसिन देते रहना। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि हमने इसका समय से इलाज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। फिर मिस्टर मास्टोमोटो उनकी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर ली से थैंक यू कहते हैं। फिर डॉक्टर ली कहते हैं ये तो बस मेरा एक काम था, पर लेकिन बाकी सब उस लड़की पर निर्भर करता है। फिर अचानक से सिंजी आ जाता है जो कहता है जरा रुको। मिस्टर मात्सुमोटो कहते हैं कि आप कौन हो? फिर पीछे खड़ा डॉक्टर कहता है कि क्या तुम डॉक्टर ली के असिस्टेंट हो? डॉक्टर ली कहते हैं नहीं, ये मेरा कोई भी असिस्टेंट नहीं है। फिर कुछ डॉक्टर सिंजी को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है, क्या तुमने बाहर बोर्ड को नहीं देखा? फिर हमारा सिंजी जोर से आवाज लगाते हुए कहता है मिस्टर मात्सुमोटो, आपकी बेटी बीमार नहीं है, वह एक रेयर एट्रीब्यूट्स को अवेकन कर रही है। और सिंजी कहता है कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो केवल आप उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उसके फ्यूचर को भी छीन रहे हैं। फिर चश्मे वाला डॉक्टर कहता है कि अरे अरे, क्या तुमने बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ लिए हैं क्या? चलो जल्दी यहाँ से निकलो। फिर डॉक्टर ली कहते हैं रुको। फिर डॉक्टर ली सीरियस होते हुए कहते हैं कि यंग मैन, तुम आइस एट्रीब्यूट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कैसे जानते हो? तुम हकीकत में हो कौन? फिर सिंजी कहता है कि मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस लड़की को ठीक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं अगर तुम इसको ठीक करने जा रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा इसका इलाज कैसे हो सकता है। फिर सिंजी कुछ जड़ी बूटियों का नाम बताता है। नर्स कहती है कि कुछ समय पहले डॉक्टर ली ने भी यही जड़ी बूटियों को बताया था। फिर नर्स के बगल में जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि ये नामुमकिन है, इसके पास इंस्टेंट मेडिसिन की नॉलेज कैसे है? ये तो उस नुस्खे जैसा है जो हमें अभी मिला है। क्या उसने हमारी पीछे से सारी बातों को सुन लिया था? फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि आपका नुस्खा बिल्कुल मेरे जैसा है, पर लेकिन इतने से बच्चे ठीक नहीं हो सकती। फिर सिंजी कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर सिंजी बताता है कि आपके नुस्खे में से एक इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी गायब है जिसका नाम स्टारडू फ्लावर है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि हम तुम्हारे कहे अनुसार ये सब कर भी देंगे, पर लेकिन स्टारड्यू फ्लावर इस दुनिया में मिलना नामुमकिन के बराबर है। फिर दो लड़के में से एक लड़का कहता है कि क्या ये बकवास नहीं कर रहा था? फिर दूसरा वाला कहता है कि इसको ये सब नॉलेज कहाँ से मिली? फिर मात्सुमोटो डॉक्टर ली से कहते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी, मैं जितना चाहे उतना पैसा इसके लिए तैयार कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि यह कहीं भी नहीं बिकता है। फिर हमें स्टारड्यू फ्लावर के बारे में बताया जाता है जिसका आकार बिल्कुल तारे जैसा होता है और इसकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल नीले कलर की होती हैं और यह बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। रात में इसमें से हल्की सी चमक निकलती है जो बिल्कुल तारे जैसी होती है, जिस कारण से इसका नाम स्टारडू फ्लावर पड़ा था।
फिर हमें बताया जाता है कि इस फ्लावर के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिसके कारण किसी भी इंसान का घाव जल्दी से जल्दी भर जाता है और दर्द को कम भी करता है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि मैंने सिर्फ इसके बारे में एसेंट बुक में पढ़ा था, पर लेकिन यह फूल तब पाया जाता था जब पृथ्वी पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब के टाइम पर यह पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाता। फिर मिस्टर मात्सुमोतो चिंता करते हुए कहते हैं कि क्या मेरी बेटी हमेशा के लिए ऐसी रहेगी? फिर शिनजी उनसे कहता है कि चिंता मत करिए, मैं मीका को बिना किसी तकलीफ के बचा लूंगा। फिर डॉक्टर ली शिनजी से कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे पास लेजेंडरी स्टारडू फ्लावर है भी या नहीं? फिर शिनजी डॉक्टर ली से कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इसी के साथ आज के लिए इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करना। और अभी के लिए गुड बाय।